मेरे चैनल का नाम है इंडियन जीके गुरु। और आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ वो है जीडीपी का, जो कि अभी माइनस हो गया है, -23.9, ऑलमोस्ट 24 पे आ गया है। तो ये जीडीपी इतनी नीचे क्यों गिर रही है और इसके क्या कारण है कि गवर्नमेंट इसको संभाल नहीं पा रही है। मेरे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि जीडीपी का नीचे गिरने का कारण आखिरकार है क्या। मेरा फर्स्ट पॉइंट है नोटबंदी। मोदी जी ने रातों रात नोटबंदी की थी, आपको याद होगा। जिस नोटबंदी की वजह से छोटे बिजनेसमैन, फार्मर्स और जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, जो कि हमारे देश के की पॉइंट्स है, इस की पॉइंट्स का जो बिजनेस है वो पूरी तरह ठप हो गया। लोगों के पास स्पेंड करने के लिए भी पैसा नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोग प्रोडक्ट खरीद नहीं पाए। जब कोई लोग कुछ प्रोडक्ट खरीद नहीं पाते हैं तो देश का जो सेल्स होता है, जो सेल मार्जिन होता है, वो सेल गिर जाता है। सेल गिरने की वजह से होता क्या है, जिन लोगों ने या तो जिस कंपनी ने जिस प्रोडक्ट को बनाया है उस तक उसका मूल्य या तो सेल्स वैल्यू पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी ठप हो जाती है। नोटबंदी का ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। उसके बाद में मोदी जी ने क्या कहा था कि जितना भी ब्लैक मनी है, अगर मैं 500 और 1000 के नोट बैन कर दूंगा तो जितना भी ब्लैक मनी है वो पूरा का पूरा ब्लैक मनी हमारे पास वापस चला आएगा। जितने 500,000 के नोट है वो वापस चले आएंगे। लेकिन उनके ही आंकड़े बोलते हैं, गवर्नमेंट ने ही आंकड़े दिए हैं कि उनका लीगल टेंडर 500 और 1000 में का जो नोटों का लीगल टेंडर, जो लीगल अमाउंट था, वो था 15.44 लाख करोड़। कितना था? 15.44 लाख करोड़। लेकिन उसमें से 16,000 करोड़ की जो वैल्यू थी, 500 और 1000 की जो नोट्स की थी, वो वैल्यू आरबीआई के पास रिटर्न नहीं आ पाई। 16,000 करोड़ कितना अमाउंट हो गया। इसका मतलब एक ही होता है कि नोटबंदी का जो निर्णय लिया गया था वो बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया, विदाउट आरबीआई के अप्रूवल लिया गया। हम सबको लाइन में खड़ा कर दिया, हमने सबने भी उसका समर्थन किया। ठीक है, मोदी जी कुछ अच्छा काम कर रहे, लेकिन इम्पैक्ट क्या हुआ, देश में जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह नीचे आ गई। और उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। पूरी तरह जो पैसा था, जो ब्लैक मनी थी, वो वापस कभी भी आ नहीं पाई। इसके बाद में मेरा दूसरा विषय है, दूसरा पॉइंट है जीएसटी का। गवर्नमेंट ने ये समझना चाहिए था कि हमने अभी नोटबंदी की है, इमीडिएट अगर हम जीएसटी लाएंगे तो इसका असर इकोनॉमी पे और भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने आओ देखा ना ताओ, इमीडिएट जीएसटी लागू कर दिया। जैसे ही मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया, उस जीएसटी का सब जगह, ठीक है, सब जगह ने बोल दिया कि 1 नेशन 1 टैक्स है, तो जीएसटी का ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी होगा, जीएसटी अपने लिए अच्छा है। लेकिन उल्टा इम्पैक्ट हो गया जीएसटी का। जीएसटी बहुत जन को तो समझ में ही नहीं आई। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को यह बताया गया कि 20 लाख की लिमिट है। मैं खुद एक एमबीए फाइनेंस पर्सन हूँ और मैं भी टैक्स के काम करता हूँ। जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए थे उनका एक ही क्वेश्चन था कि 20 लाख तक मुझे इसमें एग्जम्पशन है कि मैं रजिस्ट्रेशन लेके 20 लाख तक बिजनेस कर सकता हूं और उसके बाद में जीएसटी भर सकता हूं। लोगों के मन में ये बहुत सारे रीजंस थे कि आखिर क्या है जीएसटी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले लिए, सब काम शुरू हो गया। लेकिन ये जीएसटी की वजह से रोज नए नए अमेंडमेंट आ रहे थे, रोज कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आ रहा है, रोज कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आ रहा है। उसका रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भी 5-5 हजार रुपये लोग चार्ज कर रहे थे। जो सीए लोग हैं वो 5-5 हजार रुपये चार्ज कर रहे थे। और जीएसटी का इम्पैक्ट क्या हुआ,
जीएसटी में जिन टैक्स को सबमर्ज किया गया था, वो सबमर्ज की वजह से हुआ क्या कि आदमी को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि 28% का जो स्लैब है, 18% का जो स्लैब है, जो भी स्लैब्स बनाए गए हैं वो किन आधारों पर बनाए गए हैं, वो कैसे कैसे हम उसका रिटर्न फाइल करना है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। धीरे 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 क्या हो गया कि उसका इम्पैक्ट इतना बढ़ता गया कि बहुत सारे लोग ये जो जीएसटी है इसको समझ नहीं पाए और जीएसटी का जो कलेक्शन है वो कम होते चला गया, जिसके वजह से इकोनॉमी पे इतना बड़ा असर पड़ा कि इकोनॉमी और लड़खड़ाने के मार्ग पर आ गई। ये जीएसटी का प्रॉब्लम हुआ। मेरा थर्ड और सबसे बड़ा कारण है जीडीपी नीचे आने का अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में जीडीपी माइनस होने का। अब आप सोचेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का और जीडीपी का क्या नाता है। आप थोड़ा समझिए, अगर मैं ही हूँ, अगर मेरा जॉब सिक्योर नहीं है, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कौन सी भी चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचूंगा। या तो मैं मेरे पैसे सेव करूंगा या तो किसी ऐसी चीज़ में लगाऊंगा कि थोड़े दिन के बाद मैं उस चीज़ को कैश करवा सकूं। इसके वजह से हुआ क्या कि लोगों में ये डर पैदा हो गया कि मेरी जॉब है वो सिक्योर्ड है या तो नहीं है, मैं मेरे पास के पैसे यूज़ करूं या तो ना करूं। इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो गया कि लोगों ने जो चीज़ें हैं उनको खरीदना बंद कर दिया। इसके वजह से हुआ क्या, जो प्रोडक्ट स्टॉक में पड़े हुए हैं, जिनको उनके प्रोडक्ट बेचने थे, वो प्रोडक्ट ऐसे ही पड़े हुए हैं, लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं। कम से कम अपने इंडिया में 12 करोड़ नौकरियां चली गई है। कोविड-19 हो, इसके पहले का भी जो समय है उसमें भी ऐसे ही हुआ है कि हमारे जो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर है वो बहुत ही बड़ा है। 12 करोड़ नौकरियां अब तक चली गई है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगा तो आपके प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। हमारे इंडिया में 95% लोग गरीब है और 5% लोग ही अमीर है। आप जिनके ऊपर ध्यान दे रहे हो वो आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले हैं, हम लोग ही आपके प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। मोदी गवर्नमेंट को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठी है उनको ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है कि आपका बेल आउट पैकेज देना होगा तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनके ऊपर ध्यान देते हो। अगर वही ध्यान आपने हमारे पर दिया होता तो आज इंडिया की ये स्थिति ना होती। अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्तर नीचे गिर रहा है, आज आपने अगर नौकरियां बनाई होती, जितनी नौकरियों का अवसर अगर आपने दिया होता तो इंडिया की इकोनॉमी है इतनी नीचे नहीं चली जाती। कोरोना तो एक दूसरा ही विषय है, कोरोना को सिर्फ ढाल बनाया जा रहा है। कोरोना का कोई भी इम्पैक्ट इतना अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं हुआ है जितना कि मोदी गवर्नमेंट की जो नीतियां है उन नीतियों की वजह से हम पर हुआ है। आगे का मेरा पॉइंट है डिसइन्वेस्टमेंट। हमारे इंडिया में आज कोई भी बाहर गांव के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं? मोदी गवर्नमेंट को लग रहा है हमने पीएमसी बैंक को रिजोल्यूट नहीं किया, हमने यस बैंक को रिजोल्यूट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने आईडीबीआई बैंक को रिजोल्यूट कर दिया, दूसरे बैंक को ऐसे ही छोड़ दिया, कोऑपरेटिव सेक्टर के पास हम नहीं देखेंगे। ये सब चीजें इन्वेस्टर देख रहे हैं बाहर गाँव के, वो देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट और आरबीआई कर क्या रही है। अगर वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका पैसा वापस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, उनको इसकी कोई भी एश्योरिटी नहीं है। इसके वजह से इंडिया में आज इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है जीडीपी नीचे जाने का। फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये कब समझेगा कि आप जो नीतियां, जो कानून बना रहे हैं, कुछ बैंकों को आप रिजोल्यूट कर रहे हैं, कुछ बैंक को रिजोल्यूट नहीं कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट को बंद कर दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारे जो देश की गरिमा है,
हमारे देश की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये सब बाहर गांव के देश देख रहे हैं। इसके वजह से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा कारण है, हमारा जीडीपी नीचे गिर रहा है। मैं आरबीआई को और मोदी गवर्नमेंट को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्लीज आप बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर ध्यान देना छोड़िए और कोऑपरेटिव सेक्टर जो मिडिल क्लास का सेक्टर है उस पर ध्यान दीजिए, तब ये इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी। मोदी गवर्नमेंट, मैं आपको बोल रहा हूं। इसके बाद का जो मेरा विषय है, किलिंग ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। अभी आप बोलेंगे किलिंग ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है? अभी आपने देखा है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है उस बैंक में इतने बड़े घपले हो रहे हैं, कितने बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं। इसके बाद बैंक क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इन बैंकों को बंद कर देती है। इनको कुछ रिवाइवल का प्लान नहीं, कुछ भी नहीं। इसका क्या असर हो रहा है कि हम लोग जो है, हमारी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर 1% भी नहीं है। गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट का सेक्टर है वो 1% भी नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा है, जिनमें 95% लोग जो आते हैं वो हम लोग हैं, आम लोग हैं। हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ के आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर ध्यान दोगे तो कैसे चलेगा? आप सोच रहे हैं मैं येस बैंक को रिजोल्यूट कर दूंगा, मैं आईडीआई बैंक को रिजोल्यूट कर दूंगा तो मेरी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे ज़्यादा पैसा जो आम आदमी का है वो कोऑपरेटिव बैंक में होता है। सीतारमन मैडम, आप ये चीज़ देखो, इसके ऊपर ध्यान दो। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगी तो हमारी जीडीपी ऐसी रहेगी और नीचे चली जाएगी। मेरा अगला पॉइंट है, बैंक का जो एनपीए है, जो नॉन रिकवरेबल एनपीए है, हमारी देश का जो नॉन रिकवरेबल एनपीए है उसकी अमाउंट है 8.5 लाख करोड़। कितनी है? 8.5 लाख करोड़। इतना बड़ा एनपीए है। ये एनपीए हमने किया है? गरीब लोगों ने किया है? नहीं किया। ये किसने किया है? ये बड़े लोगों ने, जिनके पास बहुत संपत्ति है, बड़े पूंजीपति है। फिर वो रिलायंस होने दो या तो अदानी होने दो। बड़े संपत्ति वाले जो है, मैं ये बोलता हूँ कि इन्होंने जो कांड किए हैं, जो लोग अपने देश की संपत्तियां लेके बाहर भाग गए, इसमें रिलायंस या तो अदानी का कोई हाथ नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि इन्होंने कुछ किया है, लेकिन जो लोग जैसे मालिया जैसे लोग हैं, उसके बाद जो गीतांजलि ज्वेल्स का जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, ये सब लोग हमारे देश के पैसे लेके भाग गए, बाहर भाग गए। इनका जो पैसा है वो अंदर नहीं आ रहा है। अगर वो पैसा हमारे पास नहीं पहुंचेगा तो बैंक का एनपीए क्लियर कैसे होगा? आरबीआई गवर्नमेंट क्या कर रही है? आरबीआई गवर्नमेंट ये कर रही है कि हमारा जो पैसा रिजर्व बैंक में पड़ा हुआ है एज अ रिजर्व, उसको लेके जो बैंक जो गवर्नमेंट बैंक से उनमें डाल रही है। तो उसके वजह से होगा क्या? जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो वैल्यू कम होते जाएगी। हमारा जो पैसा है, जो रुपया है, वो डॉलर के मुकाबले गिरता जाएगा, क्योंकि हमारी जो पथ जिसे बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वो नहीं रहेगी। क्योंकि बैंक का इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा पैसा है, ये जब तक हमारे पास वापस नहीं आएगा तब तक हमारी बैंक और हमारी जो जीडीपी है ये ऊपर नहीं पहुंच सकती। ये बात गवर्नमेंट को ध्यान देना जरूरी था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब आप ये सोचिए कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तब उनको लोन इमीडिएट दिया जाता है, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे जो आम आदमी है वो अगर लोन लेने जाते हैं तो उनको 100 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका सिबिल कितना है, आपके पास कोई कोलैटरल है, आपका ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका जो रिटर्न है 3 साल का चाहिए, ये सब चीजें बताई जाती है। लेकिन दूसरों को नहीं, बड़े पूंजीपतियों को कुछ पूछा नहीं जाता। उनको बड़े बड़े लोन 18,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से बैंक का एनपीए बढ़ गया।
हम लोग किसी का पैसा नहीं लूटते। हम अगर लोन लेते हैं तो उसको वापस करने की ताकत रखते हैं, लेकिन बड़े पूंजीपति ऐसा काम नहीं करते, हमारे गरीबों का पैसा लूटते हैं और बाहर गाँव भाग जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जीडीपी आज नीचे चली गई है। मेरा आगे का सबसे बड़ा मुद्दा है गवर्नमेंट्स के ओवरहेड्स। गवर्नमेंट खुद के फॉरेन ट्रिप्स पर अपने जो मंत्री रहते हैं उनके पर जो पैसा खर्च करती है, उस खर्च का अमाउंट आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी बीच में एक ब्यौरा आया था, हमारे मिस्टर मोदी जी ये जब बाहर गाँव जाते हैं, जब विदेश यात्रा करते हैं, इस विदेश यात्रा में कितना पैसा खर्च होता है अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कम से कम 2021 करोड़ रुपया खर्च हुआ है 2014 से लेके 2019 दिसंबर 2019 तक। इतना पैसा खर्च हुआ है सिर्फ मोदी जी के फॉरेन ट्रिप के ऊपर। आप समझिए 2021 करोड़ रुपया खर्च कर गए हैं गवर्नमेंट। ये तो सिर्फ मोदी जी का है। बाकी के अगर आप देखेंगे तो एक विधायक को, जो पार्लियामेंट में विधायक बैठता है, उसको मंथली सैलरी एवरेज 2 लाख की है। अगर वो 15 दिन भी काम के ऊपर आते हैं तो उनको पूरी सैलरी दी जाती है। और अगर हम लोग 15 दिन काम पर जाए तो हमारी आधी सैलरी काट ली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यू है जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठे हैं वो मेंबर्स ना तो किसी का भला कर रहे हैं ना तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसे बराबर महीने के मिल रहे हैं। 2 लाख रुपए मतलब महीने के हो गए 24 लाख। अभी पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हो गए आप खुद जोड़ लो उनका अमाउंट, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, इतना बड़ा अमाउंट आ जाएगा। तो 14 से अब तक हम लोग अमाउंट अगर निकालेंगे तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा। क्यों नहीं हमारी जीडीपी नीचे गिरेगी, इसकी वजह से ही जीडीपी हमारी नीचे गिर गई। अभी आ रहा है कोरोना का प्रॉब्लम। अभी अगला जो पॉइंट ले रहा हूँ कोरोना का प्रॉब्लम हमने किया था। आम आदमी ने कुछ प्रॉब्लम किया था कोरोना का? नहीं किया था। कोरोना का जो प्रॉब्लम है वो दिसंबर 2019 से शुरू हो गया था। हमारी गवर्नमेंट चुप बैठी थी। हमारी गवर्नमेंट कब जाग हुई, उठी मार्च में। दिसंबर से अगर आपने स्टेप उठाए होते कोरोना बंद करने के लिए तो कोरोना हमारे देश में आता ही नहीं। चीन में जो कोरोना था, अगर उसी समय आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर देते तो ये कोरोना हमारे अंदर आता ही नहीं। आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। आप जो लोग आ रहे जा रहे चल रहे, मार्च में आपकी आंखें खुली, मोदी गवर्नमेंट की जितने भी गवर्नमेंट से उनकी आंखें खुली, अरे भाई कोरोना हमारे देश में आ रहा है। तब जाके इन्होंने आंखें खुली, तब तक कोरोना अंदर आ चुका था, फैल चुका था। गवर्नमेंट इस कोरोना को रोकने में असमर्थ हुई, जिसका फटका किसे बेटा? आम आदमी को। जॉब हमारी चली गई, पैसे हमारे डूब गए, सब प्रॉब्लम हमको ही होते हैं। अभी आखिरी जो मेरा मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप प्लीज इस मुद्दे को ध्यान से सुनिए और देखिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस बिटवीन फ्यू एंटाइटीज। छोटा बिजनेसमैन जो है वो अगर बिजनेस करने जाता है तो उसको 100 तरह की परेशानियां आती है। लेकिन अगर बड़ा बिजनेसमैन कौन सा बिजनेस करने के लिए उतरता है तो वो क्या करता है, वो आईपीओ निकालता है, वो एफपीओ निकालता है। मतलब क्या करता है, हमसे पैसे लेता है, खुद का बिजनेस चलाता है। ठीक है। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, इनके तलवे चाट रही है बड़े बड़े पूंजीपतियों के, जैसे अदानी है, अंबानी है। इनको अगर कुछ लोन चाहिए होगा तो इमीडिएट ये लोग आईपीओ एफपीओ निकालते हैं, पैसा मिल जाता है। इनको रेजोल्यूशन चाहिए, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन दे देता है, फटाफट इनका काम हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ बिजनेस करना चाहे तो हमको इतने बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले तो रजिस्ट्रेशन करो, फिर पैसे भरो, फिर उसका क्या क्या मापदंड रहते हैं वो सब पे क्लियर करो, उसके बाद आप बिजनेस करो। अब बिजनेस करने के बाद भी जो जीएसटी का अमाउंट है वो 28% है। 28% का जीएसटी भरो, 18% का जीएसटी भरो। अच्छा ठीक है, जीएसटी हमने भर दिया, इसके बाद में मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ उसके ऊपर 30% मैंने टैक्स भी भरने का, मतलब 30 और 28 58% तो यहाँ ही चला गया।
कैसे हमारी ग्रोथ ऊपर जाएगी, कैसे इंडिया ऊपर जाएगा? आम जनता आप सोचिए, ये सब प्रॉब्लम्स है इंडिया में। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है, कुछ भी उसका ध्यान नहीं है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या बोल रही है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। कैसे एक्ट ऑफ गॉड हो गया? आपका जो प्रॉब्लम से, आपकी जो असमर्थता है वो हम पर लाद रहे हैं, हमको चूस रहे हैं। हमारे पैसे लोग जो लेके भाग रहे हैं उनको पकड़ नहीं रहे हैं। ब्लैक मनी जो स्विस बैंक में पड़ा हुआ है आप वापस नहीं ला रहे हैं। कितनी बड़ी घोषणाएं हुई थी मोदी जी की, ब्लैक मनी वापस लाऊंगा। कहाँ गया ब्लैक मनी? एक भी ब्लैक मनी वापस नहीं आया। कैसे जीडीपी नीचे नहीं गिरेगा? गवर्नमेंट बोलती है कोरोना की वजह से जीडीपी नीचे गिर गया। जीडीपी ऑलरेडी नीचे गिर रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया। इसके वजह से आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हो गया है। लोग भूखे मर रहे, लोगों के पास पैसे नहीं है। कोरोना के इस प्रॉब्लम में पीएमसी बैंक वालों का जो पैसा फंसा हुआ है, हाई कोर्ट ने तक बोल दिया था 5 लाख रुपए इनको दे दो, फिर भी आरबीआई ने 5 लाख रुपया नहीं दिया। कहां से पैसे लाएंगे लोग? शशिकांत दास जी, आप जरा सुनिए। आप तो कुछ देख भी नहीं रहे हैं, बोल भी नहीं, लगता है आप गूंगे बहरे हो चुके हैं। आपको कुछ लेना देना है ही नहीं। सामान्य जो आदमी है, आम आदमी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो मैं आपको बोलता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी बैठे हुए हैं, कभी जीडीपी ऊपर नहीं जाने वाली है। क्योंकि हमारी जो संख्या है अभी तो बढ़ के 98% हो गई है। 2% लोग जो है वही बिजनेसमैन लोग है और अमीर लोग है। बाकी 90% लोग जो है वो गरीब है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर आप हम पर ध्यान नहीं देंगे तो जीडीपी कभी ऊपर नहीं जाएगी। मैं आम जनता से भी ये बोलता हूँ, मैंने जो ये पॉइंट आपके सामने रखे हैं, ये इसके ऊपर आप गौर कीजिए और देखिए कि गवर्नमेंट हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं जितनी भी जनता है आपको बोलता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी आवाज़ जब तक गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचेगी, गवर्नमेंट हमारी एक भी बात सुनने वाली नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट बात नहीं सुनती और इसके बाद भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो जीडीपी नीचे चली जाएगी। और जो चीज़ें हमको अभी जिस रेट में मिल रही है उस रेट में नहीं मिलने वाली है, उनका रेट बहुत ही बढ़ जाएगा। आम आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप इसको मजाक में, मस्करी में मत लीजिए। मेरे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और इस अन्याय के खिलाफ आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमें न्याय मिलने वाला नहीं है और कुछ अच्छी चीज़ इस इंडिया में होने वाली नहीं है। मैं आप सबको बोलता हूँ, अगर इस वीडियो में मेरे से कुछ गलती हुई हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।